Students, in previous class we have learned aggregate demand, and we have seen that aggregate demand is equal to C plus I, that is consumption plus investment. So aggregate demand equal to C plus I we have learned. Now today we learn aggregate supply. The meaning of aggregate supply today we are going to learn. So it is the total flow of goods and services in an economy during a period of 1 year. So what is meaning of aggregate supply? It is the total flow of goods and services. The flow of all the goods and services when added during a period of 1 year, then that is known as aggregate supply. So supply of all the goods and services को हम लोग बोलेंगे aggregate supply. We know that physical flow of goods and services becomes equal to factor income generation learned in circular flow. हम लोग जानते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है वो इनकम के बराबर होता है, यानी कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसके इक्वल वैल्यू में आपको इनकम भी जनरेट होता है, उसके इक्वल वैल्यू में जो है इनकम जो है आपको प्रोड्यूस हो रहा है. Circular flow of income, when we learned in chapter 2, there we discussed that goods and services, flow of goods and services should be equal to the money flow, okay, that is income generation. So now we can say that Y equal to AS means it means income equal to aggregate supply, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई है टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसके बराबर जो है आपको इनकम होगा. ठीक है. सो y इक्वल टू AS. y मीन्स इनकम, y मीन्स टोटल इनकम. y का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम. और AS का मतलब क्या हो? एग्रीगेट सप्लाई. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द y इक्वल टू y इक्वल टू AS. And some part of income earned is consumed and some part of income is saved. So income is divided into consumption and savings. We also know that whatever income is generated, whatever income is earned, some part of income is consumed and some part is saved. Income जो होता है, हम लोग भी जो इनकम कमाते हैं उसका जो है दो ही यूज होता है, या तो उसको कंज्यूम करते हैं या उसको सेव करते हैं. तो जनरली कुछ पार्ट को हम लोग कंज्यूम करते हैं और कुछ पार्ट को सेव करते हैं, यानी कि जब हम लोग इनकम को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, कंजम्पशन में एंड सेविंग्स में. और जब कंजम्पशन सेविंग दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग का इनकम हो जाएगा. मान लीजिए कि यदि 1000 इनकम हुआ वन डे का, एक दिन का 1000 रुपया कमाए, 600 हम लोग जो है खर्च कर दिए और 400 जो है बैंक में जमा करके रख दिए, तो 400 सेविंग हो गया, 600 कंजम्पशन हो गया. और जब इस कंजम्पशन और सेविंग 600 400 को ऐड कर देंगे तो 1000 यानी कि इनकम के बराबर हो जाएगा. ठीक है. सो इनकम इज डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन एंड सेविंग्स. देयरफॉर वी कैन राइट y इक्वल टू C प्लस S. और इसीलिए हम लोग y इक्वल टू C प्लस S लिख सकते हैं, यानी कि y इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. y क्या है? y है इनकम, टोटल इनकम. c क्या है? कंजम्पशन. s क्या है? सेविंग. तो हम लोग यहाँ दो चीज़ देखिए. पहला जो फार्मूला है उसमें देखिए y इक्वल टू A प्लस एस. जो सेकेंड फार्मूला है उसमें देखिए y इक्वल टू C प्लस एस. दो फार्मूला आपके पास में, इसको याद रखना है आपको दिमाग में. y इक्वल टू AS एंड y इक्वल टू C प्लस एस. So from formula 1 and 2 we get AS equal to Y equal to C plus S. तो जो दो फार्मूला हम लोग देखें y इक्वल टू AS एंड y इक्वल टू C प्लस एस, जब दोनों फार्मूला को हम लोग ये करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम विच इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. क्योंकि y इक्वल टू होता है C प्लस एस, y इक्वल टू होता है C प्लस एस
एंड वाई जो है वो होता है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर इनकम बराबर सी प्लस एस। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई एस इक्वल टू सी प्लस एस। तो इसको याद रखिएगा कि एग्रीगेट सप्लाई ए एस इक्वल टू सी प्लस एस। हम लोग पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। आपको ये दिमाग में डाल लेना है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े थे, सी प्लस आई। एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग क्या देखें यहाँ पे, इस जगह पे हम लोग क्या देखें, सी प्लस एस। सो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस। तो हम लोग दो चीज़ पढ़े, एग्रीगेट डिमांड प्रीवियस क्लास में सी प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कंजम्पशन से कॉमन है, ठीक है। तो सी एग्रीगेट डिमांड में भी है और सी आपको एग्रीगेट सप्लाई में भी है, तो कंजम्पशन दोनों में आपको कॉमन है। नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज कंजम्पशन। एग्रीगेट सप्लाई में पहला कंजम्पशन देखे, दूसरा सेविंग देखे, तो कंजम्पशन हुआ। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इवन व्हेन इनकम इज जीरो। व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव द कंजम्पशन इवन इफ इनकम इज जीरो, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कंज्यूम करता ही हर कोई, चाहे वो इनकम जनरेट करे चाहे नहीं करे। तो इसीलिए कंजम्पशन कभी भी आपको जीरो नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा। व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इंक्रीज, और जब इनकम इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। जब आपके पास ज़्यादा इनकम आता है, आपके पास ज़्यादा आमदनी होता है, अब ज़्यादा आपको सैलरी मिलता है, तो फिर आपका कंजम्पशन जो है, खर्च करने का जो आपका टेंडेंसी होता है वो भी बढ़ता है, जिसको लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि खर्च करने का टेंडेंसी। सो सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। ये फार्मूला इफ़ यू हैव लर्न द मैथमेटिक्स इन क्लास 11 फंक्शन यू हैव लर्न, so you can understand the meaning of f here. Means c is the function of y. It means c is dependent on the factor y. So if c is dependent on the factor y, means a value of y changes, then value of c also changes. तो इनकम चेंज होने से आपका कंजम्पशन भी चेंज होगा, इसीलिए हम यहाँ लिखे c is the function of y. द सेकेंड चीज़ जो है सेविंग्स, जो सेकेंड कंपोनेंट है एग्रीगेट सप्लाई का। सेविंग्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। सेविंग जो है आपको इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि ऑब्वियसली चूँकि हम लोग जो है खर्च करते हैं, जो इनकम होता है उसको हम लोग लोकेट करते हैं दो जगह पे, या तो कंजम्पशन पे या सेविंग पे या फिर दोनों पे। तो यदि इनकम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब सेविंग भी इंक्रीज करेगा। सो इसका मतलब सेविंग इज आल्सो फंक्शन ऑफ वाई, मीन्स सेविंग इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इनकम। मोर इनकम मीन्स मोर सेविंग। और एक और फार्मूला है, इस फार्मूला को जो है ये दिखाया है कि आप जो है कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं इनकम, सेविंग को कैसे निकालिएगा। तो सेविंग का आप फार्मूला जानते हैं कि y इक्वल टू इनकम बराबर क्या होता है, c प्लस एस। अभी तुरंत हम लोग देखे हैं ये फार्मूला एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई y दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो y इनकम टोटल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब y इक्वल टू c प्लस एस हम लोग देखे फार्मूला। तो यहाँ से हम लोग s को कैसे निकालेंगे, c को इस साइड ले आएंगे, यानी कि s इक्वल टू क्या हो गया, s इक्वल टू y माइनस सी, इनकम माइनस कंजम्पशन। और ये कॉमन सेंस का भी बात है, हम लोग इसको हम लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो इनकम है उसमें से यदि कंजम्पशन को माइनस कर दिए, हटा दिए, तो जो बच जाएगा वो जो है क्या है, सेविंग है।
ना यहाँ पे एक टेबल जो है दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। लेवल ऑफ इनकम यहाँ दिया है, ये लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है। कंजम्पशन जो है आप देखिए बढ़ रहा है कंजम्पशन। सेविंग जो है इसको कैसे निकाला गया, तो y माइनस सी, वाई जो है 0 है, कंजम्पशन को माइनस कर दिया गया तो -50 हो गया। ठीक है, -50 हो गया क्योंकि वो जो है इनकम 0 है, कंजम्पशन 50 है, तो कर्ज लेके जो है वो कंज्यूम किया है, तो यहाँ पे सेविंग जो है माइनस में चला गया, क्योंकि वो जो है सेव नहीं है बल्कि उसको देना पड़ेगा 50 रुपया किसी को। एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, सी प्लस है, सी है आपको 50 और सेविंग है -50, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, 0 हो गया, बिकॉज 50 प्लस -50, तो ये आपको हो गया 0। उसी तरह से आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, जब इनकम 50 है, कंजम्पशन 75 है आपको, तो सेविंग -25 हुआ, एग्रीगेट सप्लाई दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो 50 होगा। लेवल ऑफ इनकम 100 हुआ, कंजम्पशन 100 हो गया, 100 माइनस 100 सेविंग 0। एग्रीगेट से सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कितना हो गया, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग 100 प्लस 0 100। चलिए अब इसका हम लोग जो है कर्व देखते हैं। ये आपको जो है कर्व है, यहाँ पे कंजम्पशन एंड सेविंग वाई एक्सिस पे दिखाया जा रहा है एंड एक्स एक्सिस पे इनकम दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो एग्रीगेट सप्लाई है, ये लाइन जो है एग्रीगेट सप्लाई इसको बोलते हैं। ये आपको कंजम्पशन प्लस सेविंग दोनों को ऐड करने के बाद जो है आपको जो आएगा उसको हम लोग जो है प्रेजेंट करेंगे। ये एग्रीगेट सप्लाई शुड बी इक्वल टू वाई इनकम, इसको याद रखना है। यानी कि सी प्लस एस कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई एक्सिस पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन प्लस सेविंग है, सी प्लस एस है, तो वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई को, ए प्लस एस को, और सॉरी ए एस को, तो वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एस को, एग्रीगेट सप्लाई को, यानी कि सी प्लस एस को, सी प्लस एस को। और एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को, वाई को। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इनकम जो है नीचे में जो एक्स एक्सिस जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस जो है एग्रीगेट सप्लाई को यानी कि सी प्लस एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइन है ये आपको दिखा रहा है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस, और यहाँ पे 45 डिग्री एंगल जो है यहाँ पे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, इस कर्व के हर एक पॉइंट पे आपको एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम होना चाहिए। यानी कि ये जो आपको लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकम इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि जो जितना वैल्यू इधर चेंज होगा वाई पे, उतना ही वैल्यू इधर भी चेंज हो रहा है। यानी कि वाई इक्वल टू सी प्लस एस, वाई कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, सी प्लस एस कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, वाई एक्सिस पे, तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर मात्रा में बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है ये लाइन जो है आपको इस तरह से अपवार्ड स्लोपिंग, और आपको ये टेंजेंट नहीं, ये 45 डिग्री एंगल यहाँ पे ये बना रहा है इस जगह पे। ये क्या बता रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल रेशियो में जो है ये वैल्यू चेंज होगा वाई एंड एक्स का। तो इसको बहुत ही ध्यान से इस कर्व को याद रखना है, डायग्राम को याद रखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको ये है, ये बहुत जगह काम आएगा हम लोग को आगे। सी का कर्व देखिए, ये जो है आपको इस तरह से है। आपको मालूम है कि ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, ये डिस्टेंस जो है एस जो है आपको हम लोग नीचे से ड्रॉ किए हैं। ऐसा इसलिए नीचे से ड्रॉ हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो जो है माइनस, वो जो है आपको माइनस में चला गया, जो कि वो कर्ज लेकर के जो है आपको कंज्यूम किया जाता है। इनकम 0 रहता है और कंजम्पशन कर रहा है, तो ये डिसेविंग हो गई। यानी कि ये नीचे तरफ जो है, मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कि 50 रुपया जो है कर्ज लेके यदि कंज्यूम कर रहा है, तो ये डिसेविंग हो गया। यानी कि ये जो देना पड़ेगा दूसरा को, तो यहाँ पे -50 जो है नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे -50 आ जाएगा। तो ऊपर में 50 और नीचे में -50, ऊपर में 50
और नीचे में -50। ये जो है आपको क्या हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन, उसी के बराबर नीचे में आपको वैल्यू दे देना है और यहाँ से आपको लाइन खींच देना है, ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट आपको मिले। So this is all about this curve. We will discuss more of this curve, elaborate it in the coming class. Thank you.